आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 5 अगस्त बुधवार का दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं पूनम कौशल। आज का दिन 5 अगस्त 2020 भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। राम जन्मभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की भूमि पूजा कर आधारशिला रख दी है। वैदिक मंत्रोच्चारण और देश भर के संतों की पवित्र मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि राम सबके हैं और सब राम के हैं। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा। भूमि पूजन के दिन का अयोध्या को सदियों से इंतजार था। अब ये दिन आया तो शहर की रौनक ऐसी थी कि जिसने देखा देखता रह गया। भगवा रंग में रंगी राम जन्मभूमि का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अयोध्या में मौजूद आज तक संवाददाता संजय शर्मा। भूमि पूजन के कुछ ही देर बाद आज तक से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों की जन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। सुनेंगे खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा। और चलेंगे जम्मू कश्मीर भी और जानेंगे विशेषाधिकार समाप्त होने के 1 साल बाद वहां कैसे हैं हालात। हमारे साथ होंगे आज तक संवाददाता अशरफ वाणी। ये सब कुछ कार्यक्रम में आगे होगा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और कहा कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद आज तक से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही भावुक और गौरवपूर्ण पल था। दुनिया में कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा आज 7 लाख को पार कर गया है। दुनिया में औसतन हर 15 सेकंड में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो रही है। पिछले 2 हफ्तों के आंकड़ों के आधार पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये विश्लेषण किया है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको ऐसे देश हैं जहां कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 24 घंटे में 5900 लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं, यानी 1 घंटे में औसतन 247 लोग। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 52,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 857 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल कोरोना के केस की संख्या 19,08,000 से अधिक है। इसमें 39,795 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 12,82,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,86,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश महाअधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच संबंधी सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर और आपके साथ मैं हूं पूनम कौशल। अयोध्या यानी जो अजय हो, जहां युद्ध ना हो, देवताओं का अपना शहर जो निर्विवादित हो, प्रभु राम का जन्म स्थान, सदियों तक करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र, कई दशकों तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद की जड़ और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाओं के गवाह इस शहर ने आज एक नया सवेरा देखा। प्रभु राम के मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत के साथ ही रामराज की कल्पना को भी पंख लगे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग
और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। पहले से निर्धारित मुहूर्त के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर ठीक 12:44 और 15 सेकंड पर मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। अपने भाषण की शुरुआत जय सिया राम से करते हुए मोदी ने कहा कि आज पूरा देश राममय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। आज विश्व शांति का संदेश और रामराज की उम्मीद देने वाली अयोध्या दशकों तक विवादों का केंद्र रही, उपेक्षित रही। राजनेता इस शहर से दूरी बनाते रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहां जाने से असहज होते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुंचे बल्कि हिंदू विधि विधान से राम मंदिर की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम पर देश दुनिया की नजर थी। इसे कामयाब बनाने के लिए कई स्तर पर तैयारियां की गई थीं। आज तक संवाददाता संजय शर्मा अयोध्या में ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि कार्यक्रम कैसा रहा और उन्होंने वहां क्या क्या देखा। पिछले लगभग 3-4 दशक की बात करें तो दुनिया की नजरें अयोध्या पे ही लगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ भूमि पूजन और शिलान्यास करके कोर्ट ने जिस विवाद को 9 नवंबर 2019 को जिस विवाद को सुलझा दिया था, अब उस पे काम आगे बढ़ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ न केवल सबसे पहले यहाँ आने के बाद हनुमानगढ़ी में मत्था टेका, आशीर्वाद लिया हनुमान जी का। इसके बाद रामलला के मंदिर आए और वहाँ दर्शन किए। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया और उन 9 पवित्र शिलाएं उनका पूजन किया। विधिवत जो वैदिक विधि विधान है उससे पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी ऐसी चीजों का जिक्र किया। सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका विश्वास लेने की बात, राम को सबको जोड़ने वाले महापुरुष की बात बताई और उन्होंने कहा कि आसेतु हिमालय जो भारत है उसमें राम ने कई लोगों को साथ लेकर काम किया। उसमें बंदर भालू से लेकर आदिवासी तक, निषाद राज से लेकर तमाम राक्षस प्रजाति और इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। विभीषण को अपने साथ किया, यानी एक और संस्कृति को अपने साथ जोड़ा। तो प्रधानमंत्री ने ये और कई तरह के संदेश भी दिए कि भय बिन होई न प्रीति। तो इसको कई अर्थों में लोग लगा कर लेते हैं कि इससे हमारे पड़ोसी देश जो हिमाकत कर रहे थे उनको भी संदेश मिलेगा और बाकी ऐसी ताकतें जो देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ काम करती हैं उनको भी बताया कि जब तक भय ना किया जाए तब तक ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं। और इसमें अगर हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी ने 2 जगह अपने विराट रूप दिखाया, बड़ा रूप दिखाया। एक सुरसा के आगे, यानी जब आपको किसी को भयभीत करना हो तब आपको बड़ा रूप दिखाना चाहिए। और एक जगह दिखाया उन्होंने सीता जी के आगे, जब उन्होंने उनका शक आशंका दूर करनी चाहिए, उनका भय दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप दिखाया। तो जब बुद्धि की बात होती है तो आदमी को अपना रूप छोटा कर लेना चाहिए और जब शक्ति दिखाने की बात हो तो रूप बड़ा कर लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के भाषण की बहुत सारी चीजें अलग अलग एंगल से चलती हैं और ये इसमें कुछ शक की बात नहीं है कि अयोध्या ने इस मौके पर अपने आप को साबित किया। अयोध्या वासी सारी चीजें, सारे भेदभाव भूलकर, चाहे जाति का हो, धर्म का हो, उन्होंने पूरे शहर को सजाया, दीपमालिका लगाई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ।
ऐसा संदेश पूरी दुनिया को दिया और सारी दुनिया की निगाहें चूंकि अयोध्या पर टिकी हैं, तो अयोध्या ने उसका जवाब भी बहुत ही संजीदगी से, सादगी से, बहुत ही प्यार से और उल्लास के साथ दिया है। जी संजय, अयोध्या में अगर आपकी लोगों से बात हुई हो तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों में है? लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं वहाँ पर? अयोध्या के लोग उम्मीद से हैं। उनको लगता है कि अब उनको क्या पूरी दुनिया को लग रहा है कि अब इस नगरी को, मंदिरों के इस शहर को, रामलला के इस शहर को अब एक नई पहचान, नई गरिमा, जो खोई हुई कीर्ति है, खोया हुआ वैभव है, वो इस शहर को अब मिलेगा जिसका ये अधिकारी है। और सरयू नदी को भी लगता है सरयू नदी राम से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने राम को गोद में खिलाया है बचपन में, राम इनकी लहरों पर खेले हैं और राम फिर इन्हीं में समाहित भी हुए हैं। तो ऐसे में सरयू को भी उम्मीदें हैं, अयोध्या वासियों को भी उम्मीदें हैं कि अब इसको पुराना वैभव, पुराना ऐश्वर्य, पुरानी पहचान, पुराना पद, पुराना सम्मान, ये सारी चीजें जिसकी अधिकारी है वो सारी चीजें इसे मिलेंगी। अब ये सरकारों का और बाकी सारे लोगों का उत्तरदायित्व है कि वो इसको कैसे निभा पाते हैं। जी संजय, मैं यही एक अहम सवाल यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रही थी कि भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया, अब आगे क्या होगा? मंदिर कितने समय में बनके तैयार हो जाएगा और अयोध्या की रूपरेखा जो है उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार अब आगे क्या करेगी? क्योंकि काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है वो। ये तो है कि अयोध्या की चौहद्दी भी बढ़ेगी, अयोध्या अपने अंदर भी विकास को महसूस करेगी। और जहाँ तक मंदिर निर्माण की बात है, उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इनके अधिकारियों का कहना है कि 3.5 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही पहला चरण 1.5 साल का ऐसा माना गया है कि 1.5 से 2 साल में ये ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद के जो 1.5 साल हैं उसमें बाकी के 2 तल और शिखर बनकर तैयार हो, क्योंकि पत्थर तराशे जा चुके हैं जिससे कि पहला भूतल बनाया 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, उसका सारा मटेरियल तैयार है और बाकी के 1.5 साल में युद्ध स्तर पे काम करके बाकी के 2 तल के लिए पत्थर तराश लिए जाएंगे। तो ऐसे में 3.5 साल का टारगेट रखा गया। जी संजय, इतना बड़ा कार्यक्रम इतनी शांति से बीत गया, तो अब ये क्या कहा जाए कि अयोध्या विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो गया? हाँ, चूंकि भारत के लोगों ने 9 नवंबर 2019 को जितनी परिपक्वता का, समझदारी का परिचय दिया, अयोध्या में बड़े कार्यक्रम तो होते रहे हैं लेकिन उसमें तमाम तरह के विवाद की स्थिति रहती थी, ये पक्ष वो पक्ष, लेकिन इस बार लगा कि सब कुछ निष्पक्ष। अंदर खाने तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल चीजें रहती हैं, लेकिन ये बहुत शांति और सौहार्द के साथ इकबाल अंसारी भी आए और उन्होंने वो अपने साथ रामचरितमानस की प्रति और रामनामी दुपट्टा भी लेकर आए थे कि वो मोदी जी को सम्मानित करना चाहते थे अपनी तरफ से, लेकिन सुरक्षा और बाकी अन्य प्रोटोकॉल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन सारे लोगों के मन में काफी उल्लास रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कार्यक्रम को कामयाब करने में जी जान से जुटे थे। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उसका राम मंदिर आंदोलन में अहम योगदान रहा है। साल 1949 में जब उस वक्त के विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी, तब गोरक्षनाथ मठ के महंत दिग्विजयनाथ अयोध्या में ही मौजूद थे। दिग्विजयनाथ के बाद महंत बने अवैधनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ अवैधनाथ के बाद ही गोरक्ष पीठाधीश्वर बने हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना योगी की जीवन यात्रा में भी अहम दिन है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के पूरा होने के बाद उन्होंने आज तक से बात की और कई अहम सवालों का जवाब दिया। सुनते हैं श्वेता सिंह से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये खास बातचीत। योगी जी, आप सबके चेहरों पर एक आयोजन का सिर्फ भाव नहीं था बल्कि काफी भावनात्मक लम्हा लग रहा था वो। देखिए, हमारे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मेरे लिए तो अत्यंत भावुक क्षण था, गौरव का क्षण भी था, उत्साह और उमंग का क्षण भी था। उत्साह और उमंग का क्षण इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और पिछले 3 वर्षों से मैंने उस कार्य को बहुत नजदीक से महसूस किया है। उस नाते मुझे पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया, उस दायित्व के नाते मैं इस कार्य को यहाँ पर करने में आज अपने को स्वयं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे लिए सौभाग्यशाली इसलिए भी कि मेरे गुरु परंपरा ने इस संकल्प आज से दशकों पूर्व देखा था और आज वो साकार हो रहा है, वो साकार हुआ है। तो उस साकार होते हुए उन दिव्य आत्माओं ने जो इस धराधाम को छोड़ के चली गईं, स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को भी असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी, असीम शांति मिल रही होगी। तो मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है, क्योंकि इन सभी पूज्य संतों का बहुत सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है
और आज उस क्षण को हम लोगों ने महसूस किया है। मंच पर जितने भी महानुभाव थे, ये सभी राम जन्मभूमि के साथ आत्मीय रूप से जुड़े रहे हैं, बहुत मजबूत संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं और आज उसका परिणति हम सबके सामने है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज का दिन गौरव का दिन भी है, हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और भावनात्मक रूप से भी अपने पूर्वजों के साथ, राम भक्तों के साथ जुड़ने का दिन भी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं। आपकी दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, उन सबको ये था कि आप लोगों ने बाकियों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्यों ऐसा रखा कि सिर्फ अपने जो आपके लिए सही है उन्हीं को बुला रहे हैं, बाकी जो आना चाहते हैं वो आ नहीं सकते। देखिए, राम सबके हैं, ये बात तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। ये सद्बुद्धि तब भी आनी चाहिए थी जब यहाँ पर कुछ लोगों के पूर्वजों ने रामलला की मूर्तियों को हटाने की कुछ सी चेष्टा की थी। आखिर कौन लोग थे वो, किसके पूर्वज थे जो अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं चाहते थे? कौन लोग थे जो गर्भगृह में जहां आज शिलान्यास हुआ है 1989 में वहां शिलान्यास न करके वहां से 200 मीटर दूर कह रहे थे कि वहां शिलान्यास हम करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होना है, विवादित ढांचे में कुछ नहीं करना है। हम चाहते थे सभी लोगों को बुलाना है और हम जानते थे कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम होगा, यद्यपि आयोजक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ही है, लेकिन बाहर की व्यवस्था की दृष्टि से हम उसमें उनको सहयोग कर सकते थे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के नाते सीमित संख्या में लोगों को बुलाना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के सभी मत संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य धर्माचार्य इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहते थे। सीमित संख्या में लगभग 200 के आसपास अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन पाए। हमारा विचार परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई पदाधिकारी इसमें नहीं आया। ये केवल कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी का नहीं, बीजेपी का कोई पदाधिकारी यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं था। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करना था, लेकिन एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को भी अब बिना विलंब किए आगे बढ़ाना था। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनसे बात कर रही थी आज तक की हमारी वरिष्ठ सहयोगी श्वेता सिंह। राम मंदिर आंदोलन के दम पर एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, वहीं भारतीय राजनीति का आधार स्तंभ रही कांग्रेस इस आंदोलन की मजबूती के साथ कमजोर होती गई। अब कांग्रेस के कई नेताओं ने राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की है और भूमि पूजन पर शुभकामनाएं भी दी हैं। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर से राजीव गांधी को जोड़कर श्रेय लेने की कोशिश भी की है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती रही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। क्या कांग्रेसी नेताओं का राम के प्रति प्रेम जाहिर करना धार्मिक अभिव्यक्ति है या सोची समझी राजनीतिक रणनीति? यही समझने के लिए मैंने बात की आजतक.com के संपादक पाणिनी आनंद से और सबसे पहले यही पूछा कि क्या राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि न माया मिली न राम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1990 और 92 में पूरा आंदोलन होने के बाद में उसे 2020 तक लेके आना और उसमें ये कहना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो नारा अपना चार्म और अपना उत्साह खो चुका था पूरी तरह से। तो अब जो स्थिति है भूमि पूजन के बाद में, ये इस पूरे स्लोगन का, इस पूरे नारे का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो उद्धव ठाकरे और तमाम सारे राजनीतिक दल और आम लोग भी ये कहने लगे थे कि मंदिर कब बनाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख नहीं बताएंगे वाला जो तंज था, जो एक बार बार व्यंग कटाक्ष किया जाता था और कहा जाता था कि ये वादा पूरा नहीं होना है, उसका एक जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। तो वो इसको दो तरीके से लेके जाएंगे। एक तो ये कि उन्होंने एक जो पुराना वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया, यानी मंदिर अब बन रहा है, इस तारीख से उसका भूमि पूजन हो गया, इस तारीख तक उसको बनकर तैयार कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो डिस्कशन का जो पूरे पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से अब बदल चुके होंगे लोक स्मृति में, लोक चर्चाओं में। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाजपा इसे इस तरह से भी डिलीवर करेगी कि हमने अपने लोगों को जो प्रॉमिसेस किए थे वो हमने डिलीवर किए। हमने ट्रिपल तलाक डिलीवर किया, हमने धारा 370 पे डिलीवर किया, हमने राम मंदिर डिलीवर किया। तो वो उसे अपने रिपोर्ट कार्ड के हाइलाइट्स के तौर पे लोगों के बीच लेके जाएंगे और इसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो राज्यों के हों चाहे वो बाकी जगहों के हों। जी, यहाँ पर मैं कांग्रेस की भी बात करना चाहूंगी। कांग्रेस की कई नेताओं ने राम मंदिर बनने की बधाई दी है और कांग्रेसी सोशल मीडिया पर तो ये तक कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने की भूमिका राजीव गांधी ने तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस की लोग बहुत ज्यादा सुन नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि ना माया मिली ना राम?
बिल्कुल कमोबेश स्थिति कांग्रेस पार्टी की वही है। हालांकि जो वो कर रहे हैं, ऐसा अगर आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में सभी जब सुप्रीम कोर्ट से ये स्पष्ट हो चुका है कि नहीं उस जगह पे मंदिर बन सकता है, उस जगह पे मंदिर बनना चाहिए, इस तरह का आदेश मिल चुका है, तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए और एक बहुमत आबादी की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी उस तरह की बातें कह रही है। लेकिन लोगों में इसे राजनीतिक रूप से कैसे देखा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक रूप से इसे ऐसे देखा जाएगा कि पिछले 6 महीने से 7 महीने से जो कांग्रेस पार्टी लगातार एनआरसी, सीएए के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, खास करके अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, मुस्लिम आबादी के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। जिस तरह से अभी मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी हुई उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उसको कैपिटलाइज करने की उन्होंने कोशिश की, प्रियंका गांधी लगातार अल्पसंख्यकों के बीच वहां पे काम कर रही हैं, वो आजमगढ़ गई, वो लखनऊ गई, कई और लोगों से मिली, लेकिन उसके बाद में अचानक से इस तरह का यू टर्न लेना, इससे होता क्या है कि कांग्रेस अपने ही किए हुए को एक तरह से लीपती रहती है। तो इस समझ नहीं आता है कि कांग्रेस की राजनीति वस्तुतः है किस तरफ, वो चाहते क्या है। और ये जो कंफ्यूजन है, ये एक मैसेज के तौर पे ट्रांसमिट होता है जब इस तरह की चीजें होती हैं। कांग्रेस तमाम और राजनीतिक दलों की तरह इसमें चुप्पी भी रख सकती थी, क्योंकि आप कितना भी हिंदू हो जाएं, आप कभी भी भाजपा जैसे हिंदू नहीं हो पाएंगे, या भाजपा जैसी हिंदुत्ववादी धारणा आपके बारे में लोगों के बीच कभी भी बनेगी नहीं। तो एक बहुत स्थापित धावक को एक तरह से चुनौती दे रहा है एक बहुत ही अपरिपक्व और नया धावक को हिंदुत्व के मुद्दे पर, अगर दोनों पार्टियों को देखें, और उसमें कांग्रेस को कुछ मिलना नहीं है, कुछ उपलब्ध नहीं होना है। जी, यहाँ पर ना मैं सपा और बसपा का भी जिक्र करना चाहूंगी। मुलायम सिंह यादव हो या मायावती की छवि इस मुद्दे पर हिंदुओं में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही। मुलायम पर तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने तक के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा इन दोनों पार्टियों की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा आने वाले टाइम में? मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों ही राजनीतिक दल इस मुद्दे के ऊपर सीधे सीधे जुड़ने वाले हैं। जब भी उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपकी इस पे क्या राय है, तो वो हमेशा ये कहेंगे कि हम तो लोकतंत्र के और संविधान के पक्ष में थे। दूसरी बात वो कहेंगे कि देखो, हमने अपने रहते हुए जब तक हम पदस्थ थे तब तक ना हमने मस्जिद को गिरने दिया और ना उसको किसी तरह की क्षति आने दी। लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए हमने गोलियां तक चलवाई। ये बातें वो कई तरीके से अनौपचारिक रूप से कहते भी रहे हैं बार बार, जब इस तरह के सवाल उनके सामने लोगों के बीच में पूछे गए हैं। तो वो उसी तरह के रिटोरिक को आगे लेके जाएंगे। इस वक्त ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, क्योंकि लोग इसको लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि लोगों में इसको लेकर के एक ये फील है कि चलो अब मंदिर बन रहा है, इस वक्त जा करके सपा के लिए और बसपा के लिए, दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस मुद्दे को जाके वो कन्फ्रंट करें, इसके ऊपर एक अपोजिट लाइन लेकर के, इसके विरोध में एक तर्क लेकर के वो लोगों के बीच में जाएं। तो राजनीति में इन चीजों के बजाय, और अगर आप अखिलेश यादव की बार बार उनके स्पीचेस को देखें पिछले 2-3 साल के दौरान के, तो बार बार ये कहते रहे हैं कि आपको 3:30-4 बजे उठ करके आरती करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, या आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो इस तरह के हाईवेज बना सके जिनके ऊपर फाइटर जेट उतारे जा सकें। तो वो बार बार धर्म और विकास, इनकी लड़ाई करके, इनके बीच के भेद को बता करके अपनी राजनीति करते रहे। तो वो नैरेटिव ऑलरेडी बदला हुआ है, क्योंकि इस मुद्दे में इस वक्त अब कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए किसी तरह से एक एग्रेसिव कैंपेन लेकर के सामने आती हुई मुझे नहीं लगता है कि नजर आने वाली है। तो ये थे आज तक हिंदी के संपादक पाणिनि आनंद। और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। आज से ठीक 1 साल पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था। नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया था या नजरबंद कर दिया गया था। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब 1 साल बाद कई नेता रिहा हो गए हैं। 2G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। जम्मू कश्मीर में अब बहुत कुछ बदल गया है। विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर की राजनीति का मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन अब विशेषाधिकार ही नहीं है तो राजनीति की हालत क्या है, जमीन पर हालात कैसे हैं, यही सब समझने के लिए मैंने बात की श्रीनगर से आज तक संवाददाता अशरफ वाणी से, और सबसे पहले यही पूछा कि 1 साल बाद कश्मीर में हालात कैसे हैं। पूनम, अगर देखें तो कश्मीर में पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला। दरअसल जो अब कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, वो यही है कि क्या अभी भी जो भारत सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर ये फैसला हुआ सही था या गलत था। क्योंकि अगर हम 1 साल में के भीतर देखें तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर, खासतौर से जम्मू कश्मीर का जो पूरा जो
जो हम कहेंगे आम जनजीवन है वो स्टैंड स्टिल पे है, बैठ सा गया है। क्योंकि कोरोना वायरस का भी एक कारण रहा कि पहले 6 महीने कश्मीर में बंद था, हड़ताल थे। अभी भी जब 1 साल बीत गया है, अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध है कश्मीर में, और जम्मू और लद्दाख में वो छोड़ दिया गया है। लेकिन जो जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जो तब केंद्र सरकार और सरकार की तरफ से कहा गया था कि कश्मीर में काया पलट हो जाएगी, कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, ऐसा जमीनी तौर पर दिखता नहीं है। अभी भी कोई राजनीतिक गतिविधि जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं हो पाई है। अधिकतर जो मुख्य धारा के राजनेता हैं वो तो हिरासत में लिए गए थे, धीरे धीरे करके उनको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन अभी भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कुछ लोग हिरासत में हैं और उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। जाहिर है कि जो उम्मीदें थी सरकार को कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद शायद हालात जो हैं बदल जाएंगे, ऐसा अभी फिलहाल जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। आज जबकि पहली बरसी मनाई जा रही है अनुच्छेद 370 के हटाने की, तो कश्मीर के अधिकतर इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और कई जगहों पर जो है आवाजाही पर रोक है। तो जाहिर है कि यही साफ दर्शाता है कि अभी भी फिलहाल जो ये केंद्र सरकार का फैसला था, आम लोगों को और कुछ राजनीतिक दलों को हजम नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी की तरफ से पहली बरसी थी अनुच्छेद 370 को हटाने की, उसको लेकर कुछ इक्का दुक्का कार्यक्रम हुए जहां पर बीजेपी समर्थक और बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर में चल रहे हालात के चलते वो भी फीके पड़े। क्योंकि हमने अनंतनाग में देखा, वहां पर एकमात्र महिला निकली थी राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए, उसके साथ कोई नहीं था। ऐसी एक तस्वीर सामने आई गांदरबल से, जहां पर एक महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो गांदरबल की है वो अकेले सड़क पर तिरंगा लेकर निकल आई। श्रीनगर और बारामूला और हंदवाड़ा में छोटे छोटे समारोह हुए, लेकिन वो कमरों के भीतर, घरों के भीतर। तो लोगों में उस तरह का उत्साह कहीं नहीं दिखा जिस तरह का उत्साह 1 साल पहले 5 अगस्त को दिखा था जब अनुच्छेद 370 हटा था। जी अशरफ, लेकिन अगर केंद्र सरकार की माने तो केंद्र सरकार कहती रही है कि कश्मीर में जमीन पर हालात सुधर रहे हैं। आप वहां पर रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आपको क्या नजर आता है? पूनम, दरअसल सरकार का कहना है कि उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी ये, लेकिन अगर जमीनी हालात को देखें तो कुछ बदला नहीं है। पिछले 1 साल से मात्र कुछ दिनों के भीतर स्कूल कॉलेज खुले थे, तब से लगातार बंद है। हाँ, इतना जरूर है कि जो कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में की गई और कहीं ना कहीं वो एक तीर से 2 निशान वाली स्थिति सामने आई कि चलो लॉकडाउन करना ही है कोरोना वायरस के चलते और हालात भी काबू में उसे रहेंगे। एक तो तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरह से पिछले 1 साल के दौरान जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ाया, कहीं ना कहीं चौपट हो गया। हर साल जो है अमरनाथ यात्रा होती है कश्मीर में, कई लोगों के लिए जो है कमाई का मात्र जरिया होता है। अब की बार अमरनाथ यात्रा भी नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर का जो जीडीपी है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसका 25% हिस्सा जो है वो पर्यटन पर निर्भर करता है और वो भी पूरी तरह से चौपट हुआ। कुछ ही दिन पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उनसे मैंने यही कहा था कि अगर कश्मीर में कहा जा रहा है कि बहुत कुछ विकास हो रहा है तो उसमें पर क्या आपको वो दिखता नहीं है। उनका कहना था कि हमने बड़े कुछ जो प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए थे उसके तहत कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हाँ, उनका प्रभाव जो है अभी फिलहाल दिखेगा नहीं, लेकिन आने वाले सालों में वो दिखेगा। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता कहीं ना कहीं जो है काफी परेशान है। जी अशरफ, आपको क्या लगता है अभी और कितना समय लगेगा? क्या हालात ठीक हो पाएंगे? क्योंकि 1 साल पहले मुझे याद है कि मैं भी वहां पहुंची थी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो जो मेरी लोगों से बात हुई तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे, एक घुटन जो है वो महसूस कर रहे थे। अभी आपकी लोगों से बात होती होगी तो क्या एनवायरनमेंट है, क्या माहौल है? लोगों में उम्मीद है कि अभी शायद कुछ ठीक हो पाए आगे चल के? पूनम, दरअसल उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं अब आम लोगों की टूट गई है, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सियासत से, राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, जिनके लिए जो सरल जीवन हो या जीवन में बेहतरी हो वही उनके लिए मायने रखता है। लेकिन इस फेरबदल के चलते कश्मीर में वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है अब प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि खासतौर से अगर हम देखें तो पिछले 1 साल से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात को सामान्य करना है तो सभी लोगों को, खासतौर से राजनीतिक दलों को, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, उनको अकोमोडेट करना होगा। लेकिन अगर उन्हीं लोगों की जबान बांधी जाए या उन पर बंदिशें लगा दी जाए तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि आखिर कश्मीर में आम लोगों की सहमति को लेकर बातें हो रही हैं या फैसले हो रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं जो है उन पर थोपे जा रहे हैं या थोपे जा रहे हैं। ऐसा कुछ कश्मीर में दिख रहा है, क्योंकि आज पहली बार 1 साल गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया था कि वो अलग अलग राजनीतिक दलों की बैठक करेंगे, लेकिन सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की गई इस पहल को कहीं ना कहीं रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसने चाहा, जिस तरह का कार्यक्रम चाहा, उनके लिए खुली छूट थी। और वो उमर अब्दुल्ला जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उसने ट्वीट में भी आज जाहिर किया है कि हमारे लिए प्रतिबंध है, पाबंदियां हैं, जबकि बीजेपी के लिए इस तरह के प्रतिबंध और पाबंदियां जम्मू कश्मीर में नहीं है। जाहिर है जब तक कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो मुख्यधारा के हो या फिर अलगाववादी हो, उनकी सहमति या उनसे बातचीत की प्रक्रिया और फिर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, तब तक शायद हालात सामान्य होने काफी मुश्किल लग रहे हैं। तो ये थे आज तक संवाददाता अशरफ वाणी। आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप अब हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की हमारे साउंड इंजीनियर तिलक भाटिया ने। कल नए मुद्दों और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।